नमस्कार दोस्तों, मैं ओमपाल प्रसाद हर खबर से रूबरू आपको कराता हूं ऐसी ही एक स्टोरी जो कि आपको ऊर्जा दे और सकारात्मक सोच दे, आगे बढ़ने की सोच दे। ऐसी स्टोरी को लेकर सामने आया हूं। आपको बता दूं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत जीवन भर मेहनत की, हमने इस कक्षा को प्राप्त किया, इस प्रमाण को प्राप्त किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा ये काम नहीं चला, हमारी नौकरी नहीं लगी, या पैसे ना होने की वजह से घर में परेशानियां अनेकों उत्पन्न हो जाती हैं और लोग आत्महत्या करने के कगार पर भी आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीना उसी का नाम है जब जिंदगी में संघर्ष किया जाए। और ऐसी ही एक स्टोरी को लेकर सामने आया हूं और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्णा पिकल्स के अध्यक्ष यादव जी, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। और आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में उन्होंने अपना ऐसा योगदान दिया कि भारत के अनेकों नेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या हम बात करें विदेशों तक इनकी खबरें पहुंच रही हैं। तो आज बात करते हैं गोवर्धन सिंह यादव जी से। संघर्ष, संकल्प और सफलता की मिसाल श्री कृष्णा पिकल्स। गोवर्धन यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव की सफलता की कहानी किसी प्रेरणादायक गाथा से कम नहीं है। ये कहानी एक साधारण किसान परिवार के संघर्ष से लेकर करोड़ों के व्यापार तक पहुंचने की है। श्री कृष्णा पिकल्स न केवल एक सफल व्यावसायिक ब्रांड बन चुका है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता का प्रतीक भी बन गया है। उनकी सफलता ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि हजारों किसानों और महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान किया है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं। मेरा नाम गोवर्धन सिंह यादव है। जैसे ओमपाल प्रसाद साहब ने बताया अभी, तो मेरे गांव में 3 बीघा ज़मीन थी और हम गांव से शहर आए बुलंदशहर। वहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में मेरी नौकरी लगी। नौकरी में छोड़ के और मैंने बिजनेस किया, ट्रक ले लिए। ट्रक में घाटा आया क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा हम सुनते आते थे कि भाई शनिवार को लोहा नहीं खरीदते, शनिवार को ये काम नहीं करते हैं। मैंने शनिवार को ही लोहा लिया और मेरा जो है लोहा नहीं मेरे को ठीक वो लगा और मेरे को ऐसा घाटा आया, मेरा घर मकान बिक गया, मैं रोड पे आ गया। तो मैं 500 रुपये उधार लेके, ये किस सन की बात है? ये बात है मानो 94-95 की बात है ये। तो हम वहाँ से 1994-95 में हम बुलंदशहर छोड़ के और दिल्ली आए। दिल्ली देहात का ये नजफगढ़ क्षेत्र है। नजफगढ़ में रिटायर कमांडेंट थे BS त्यागी साहब, उनका खेत था। तो हमने आदमी कहीं बाहर जाएगा, कोई अपने जान पहचान का होगा तो वहाँ जाएगा। त्यागी जी की जो वाइफ थी, उनकी मेरे गांव में नंसाल थी। इस करके कनेक्शन से हम आए। उन्होंने बोला बेटे मैं तनख्वाह तो दे नहीं सकता, मैं रिटायरमेंट हूँ और जो मेरे को पेंशन मिलती है उससे मेरा गुजारा चलता है। जो इसमें खेत है, ये 2.5 एकड़ खेत है, इसमें जो पैदावार होगी उसमें से आधा आधा कर लेंगे। संघर्ष की शुरुआत। गोवर्धन यादव और कृष्णा यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं। वर्ष 1995 से 96 में आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी। गांव में जीवन यापन कठिन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार के साथ दिल्ली के नसफगढ़ क्षेत्र में बसने का फैसला लिया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। दिल्ली आकर उन्हें एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। कोई स्थायी रोजगार नहीं था और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं मिला जिससे स्थायी आमदनी हो सके। मैंने खेत लिया और खेत में हमने सब्जी लगाई। सब्जी हमने लगा लिया। हम सब किसान भाइयों को आज भी तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण, जैसे गाजर का सीजन है तो 15 दिन के अंदर में गाजर लगा देंगे, गोभी का सीजन है 15 दिन के अंदर में गोभी बो देंगे, तो वो फसल हमारी इकट्ठी आती है, मंडी का रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है, हमारी लागत भी नहीं निकलती है। तो उसी स्थिति में हमने काम किया। तो हमने गाजर जब निकाली मंडी में ले गए तो हमारी लागत भी नहीं निकली और हमें गाजर खेत में जुतवानी पड़ी। तो पहले बहुत सारे टीवी चैनल नहीं थे,
सिर्फ एक ही चैनल था दूरदर्शन का या रेडियो होता था। रेडियो बड़ा भाई था और टेलीविज़न छोटा भाई था। तो हमने टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट लिया, उसमें कृषि दर्शन आता था, उससे पहले चित्रहार आता था, गाने आते थे। तो कृषि दर्शन में बता रहे थे किसान भाइयों आप अपने फल सब्जियों का ये बना सकते हो, टमाटर का जेली बना सकते हो, ये बना सकते हो, सॉस बना सकते हो। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि जी आपने गाजर खेत में जुतवा दी, ये टमाटर का, गाजर का, गोभी का, मूली का सब बता रहे हैं, तो कहीं पता करो, मेरे को ट्रेनिंग दिलवा दो तो मैं इसका कुछ बना सकूं। तो हमने मालूम किया हमारे पास में नजफगढ़ में, नई दिल्ली में ये कृषि विज्ञान केंद्र, उजवा में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से हमने संपर्क किया। वो कहने लगे भाई हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं लेकिन ग्रुप में देते हैं, आप अकेले चाहो तो नहीं दे सकते, ना यहाँ ना आपके खेत में जाके। आप 15-20 महिलाओं को इकट्ठा करो और हम आके वहीं ट्रेनिंग दे देंगे। तो हमने अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं थीं उनको इकट्ठा किया, कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने ट्रेनिंग दी, गाजर का अचार, गाजर का मुरब्बा, मूली का अचार, मूली का जैम, मूली का बहुत सारी आइटम बनाना सिखाया। गोभी का भी अचार बना सकते हो, गाजर का मुरब्बा भी बना सकते हो। वो बना लिया मेरी वाइफ ने। तो कहने लगी लो मैंने ये बना दिया, अब इसको बेच के आओ। हमने पड़ोसी की साइकिल मांगी और साइकिल पे रख के 5-5 किलो के 4 डब्बे करेट में और नजफगढ़ ले गए। दिल्ली गेट में अचार की दुकान थी। तो हमने भैया ये अचार है, घर का बना हुआ है, बहुत अच्छे मसाले हैं और आप हमारा अचार ले लो। तो उन्होंने नहीं लिया, कहने लगे क्या रेट है। मैंने बोला जी 27 रुपये किलो घर में हमारी लागत है, 30 रुपये किलो में ले लेंगे, हमें 3 रुपये किलो तो बचना चाहिए। बोले 20 रुपये किलो तो हम बेचते हैं भैया, 12 रुपये किलो लेके आते हैं हम तो फैक्ट्रियों से, नागलो में बहुत सारी फैक्ट्री हैं। मैंने ला के वो रख दिया। वाइफ को मैं बोला रुपये 98 किलो सब्जी बिक जाती थी, अब इतना 20-30 किलो अचार खा भी नहीं सकते, अब इसमें तेल मसाला भी लग गया 500-700 रुपये का, अब क्या करेंगे इसका। कहने लगी आप हिम्मत मत हारो, मैं थोड़ी सब्जी दूंगी निकाल के और ये अचार रोड के किनारे बैठ जाओ। मैंने वही, मेरे को देख गाड़ी चलानी आती है, मेरे ये काम नहीं आएगा, मेरे को बहुत शर्म आएगी। ये बोले जी देखो बच्चे पालने हैं, अब बैठ जाओ। मैं 3-4 एकड़ अंदर था मेन रोड से फार्म, और ये 94-95 में कोई भी फल या सब्जी रोड के किनारे नहीं बेचता था कोई। आज तो उल्टा हो गया है, मंडी से खरीद के आम लाएंगे, बाग के किनारे बैठ जाएंगे, लोग ताज़ा समझ के वहाँ से ले जाते हैं। ऐसे ही सब्जी मंडी से खरीदेंगे, खेत पे बैठ जाएंगे, भाई ताज़ा है ले लो। आज उल्टा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो मेरा नहीं बिकता था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, 3-4 दिन तो बैठा है, कोई रुक नहीं रहा है। भाई हम जब गाँव में छोटे थे, मदारी आता था, वो डमरू बजा के भीड़ इकट्ठी करता। फिर वो मेरे दिमाग में ऐसा आया, ये कापासेड़ा से लेके नरेला तक पानी की किल्लत है, पानी पीने का नहीं है, मीठा पानी, खारा पानी है। तो मैं नजफगढ़ से 2 मटके लाया, मटके में पानी रखा मीठा, कि भाई कोई पानी पीने तो रुकेगा, वैसे तो कोई रुकता नहीं था। तो जो पानी पीने रुके मैं उसको थोड़ा सा सैंपल डाल के दे दूं, भैया ये खा के देखना और अच्छा लगे तो ले जाना। इस तरीके से मेरा कभी 50 रुपए का, कभी 100 रुपए का, कभी 60 रुपए का ऐसे बिकने लगा। तो मेरी हिम्मत बनने लगी। इसे कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कहीं ना कहीं इस दौड़ में, इस संघर्ष में बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो दिल्ली गेट के अंदर अचार वालों से बात करने की हो, चाहे वो जंगल में खड़े होकर अचार बेचने की हो, तो ये अपने मन में एक निष्ठा बनानी पड़ती है, सिद्धांत रखना पड़ता है, एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हमें आगे जाना है। कृषि से अचार निर्माण तक का सफर। गोवर्धन यादव और कृष्णा यादव ने अपनी मेहनत के बल पर एक छोटी सी जमीन किराए पर लेकर सब्जियां उगानी शुरू की। ये काम कठिन था, लेकिन उन्होंने पूरे समर्पण के साथ इसे किया। हालांकि बाजार में सही दाम न मिलने की वजह से उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पा रहा था। यही वह समय था जब उन्होंने अपने व्यवसाय को एक नया मोड़ देने की जरूरत महसूस की। उन्होंने दिल्ली के विज्ञान केंद्र उजवा से खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण से उन्हें ये समझ में आया कि सब्जियों को संरक्षित करके उनके मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। इस सीख को अपने जीवन में अपनाते हुए कृष्णा यादव ने अपने घर पर ही अचार बनाने का कार्य शुरू किया। तो उसके बाद कैसे कैसे फिर ये बढ़ा? तो मेरा 100-200 रुपए का बिकने लगा। मेरी हिम्मत बढ़ने लगी कि जो बनाया है वो बिक जाएगा। सब्जी भी 10-20 रुपए की बिक जाती थी। तो
फिर लोग आने लगे, भाई पसंद आने लगा, कोई नाम होता, कोई ब्रांड होता तो हम इसको वहाँ भेजते, पैकिंग में होना था। तो फिर हमने सोचा भाई क्या नाम रखें, तो मेरी वाइफ का नाम है कृष्णा यादव। तो मैंने सोचा मैं बच्चे का नाम से रखूं, अपनी मम्मी के नाम से रखूं, पिताजी, मेरे फिर नहीं आया समझ। मैंने बोला भगवान कृष्ण का नाम बहुत वो है और उनकी पूजा पूरा देश विदेशों में होती है, मेरी वाइफ का भी नाम कृष्णा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा भाव आया, मैं श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से मैंने सोचा, तो वो मैंने फर्म बनाई, वो श्री कृष्णा पिकल्स से नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, एफपीओ नंबर मिल गया और हम श्री कृष्णा के नाम से, ये इसी नाम से हम पैकिंग करके जो हमारा ब्रांड बन गया। तो पहले हमारी अकेले की बेरोजगारी ख़त्म हुई, फिर हमारे साथ में जो खेत में काम करते थे मजदूर, जो बिहार के हैं, कोई कहीं का है, फिर हमने एक महिला को रखा, फिर 2 को रखा, इस तरीके से फिर हमने वहाँ हमारा जगह कम पड़ने लगा। तो दिल्ली के बिल्कुल लगा हुआ पहला गांव है हरियाणा का बजखेड़ा गांव, जिला गुड़गांव में, वहाँ हमने वो लीज पे एक बिल्डिंग ली, उसमें श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से हमने फैक्ट्री लगाई। और फैक्ट्री जैसे हमने पहले एक नाम रजिस्ट्रेशन कराया, आज हमारी 7 कंपनियां अलग अलग नाम से। 500 रुपए से 5 करोड़ तक का सफर। कृष्णा यादव ने मात्र 3000 रुपए के शुरुआती निवेश से अचार बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने करौंदे और हरी मिर्च का अचार तैयार किया और इसे सड़क किनारे ठेले पर बेचना शुरू किया। यह अचार धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा क्योंकि ये शुद्ध और स्वादिष्ट था। लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने अचार निर्माण के इस छोटे से व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। इस तरह श्री कृष्णा पिकल्स की नींव रखी गई। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और धीरे धीरे इसे एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। आज श्री कृष्णा पिकल्स एक प्रतिष्ठित नाम बन चुका है जो 150 से भी ज्यादा प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है, जिसमें अचार, कैंडी, मुरब्बा, जैम और जूस शामिल है। वर्तमान में उनके 4 बड़े उत्पादन केंद्र हैं और उनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चुका है। तो अभी जैसे ओमपाल प्रसाद जी ने आपको बताया कि पहले पढ़ाई लिखाई, हमने ये सुना है, जो हमारा जो भारत सरकार भी आज इस पे बड़ा जोर दे रही है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन 14 के बाद में जो परिवर्तन देश के अंदर आया है, पहले हमारे पास हमारे देश में 300-400 कृषि विज्ञान केंद्र थे। आज पूरा भारत सरकार ने उस पर फोकस किया है। पूरे देश में 750 के करीब कृषि विज्ञान केंद्र है, तकरीबन हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। और मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसी जिले में नहीं हो तो मेरे को माफ़ करना, मैं अपना आइडिया से बता रहा हूँ। 750 के करीब कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे देश में। तो भारत सरकार आज इस पे जोर लगा रही है कि हम नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। तो मैं एक एग्जाम्पल अपने जीवन का मैं बताना चाहूँगा। ये जीएनएम के नाम माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है। गरीब आदमी है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, अमीर आदमी है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, और अमीर हैं वो विदेशों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई 12वीं तक हो गई, ठीक है सभी। फिर 12वीं के बाद में जो ग्रेजुएशन करता है, तो हर माँ बाप, हर बच्चा ये चाहता है मैं सरकारी नौकरी करूं, मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। मेरा ये अपना अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। तो वो 3 साल की 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, फिर 2-3 साल की 4 साल की मास्टर डिग्री होती है कोई। क्योंकि मेरी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई मेरे मुंह से शब्द गलत निकल जाए तो माफ़ करना, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो हर माँ बाप और हर बच्चा ये चाहता है मैं आईएएस बनूँ, मैं आईपीएस बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ और सरकारी पद पे जाऊँ, बहुत अच्छी नौकरी हो। तो वो 3 साल ग्रेजुएशन करता है, 3-4 साल मास्टर डिग्री करने के बाद में फिर 1 साल वो कोचिंग भी लेता है, तैयारी करता है नौकरी की। वो सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त होती है उसको। 100 में से कोई 1-2 को मिलती है या 5 को मिलती है। 95 बच्चे
वो रह जाते हैं, फिसल जाते हैं, क्योंकि हर IAS IPS नहीं बनता है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। तो फिर वो क्या सोचते हैं, चलो भाई सरकारी नहीं मिली, कोई प्राइवेट मिल जाए, कोई लिमिटेड कंपनी, बड़ी कंपनी में मिल जाए, तो वो उसमें भी असफल हो जाता है। ना सरकारी मिली ना प्राइवेट मिली, और वो फिर तीसरे राउंड में सोचता है यार सरकारी भी नहीं मिली, प्राइवेट भी नहीं मिली, अब मेरे को शादी भी करनी है और समाज मेरे को क्या बोल रहा है, ये तो ऐसे पढ़ लिख के बेवकूफ़ है, इसका दिमाग चल गया है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो तीसरे राउंड में सोचता है ना सरकारी मिली ना प्राइवेट मिली, चलो छोटा मोटा अपना मैं बिजनेस करता हूँ कोई। वो लास्ट में सोचता है कि मैं छोटा मोटा बिजनेस करूँ। मेरा अपना अनुभव है और GNM के माध्यम से और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे 12वीं की है तो उधर ग्रेजुएशन करते रहो, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। उसी 12वीं जब कर रहे हो तो छोटा मोटा बिजनेस उसी टाइम आप स्टार्ट कर दो, पार्ट टाइम उसमें भी ध्यान दो। तो उधर तो आपकी ग्रेजुएशन हो रही है, उधर आपका समझो वहाँ भी ग्रेजुएशन हो रही है, वहाँ से भी आपको प्रैक्टिकल आपको सीखने के लिए मिलेगा। 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी, 3 साल में आपका बिजनेस भी छोटा मोटा जो लास्ट में सोचा है आपने वो भी 3 साल में थोड़ा थोड़ा चल पड़ेगा। और जब आप 3 साल की 4 साल की मास्टर डिग्री लोगे फिर तैयारी करोगे, तीसरे राउंड में सोचते हो, उस टाइम आपका बिजनेस काफ़ी ऊपर जा चुका होगा। तो मैं अपने दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपके अंदर हिम्मत और लगन है तो आज भारत सरकार भी युवाओं पे, महिलाओं पे काफ़ी फोकस कर रही है और हर बैंक को निर्देश दिए हुए हैं भारत सरकार ने कि 1 लाख से 1 करोड़ तक का, और वो भारत सरकार की गारंटी पे लोन आपको मिलेगा। जो पहले 10,000 20,000 का जो लोन रेडी पटरी वालों को साहूकार से 5 रुपये 2 रुपये पे लेके और वो अपना रेडी सब्जी बेच रहे हैं, आज आप बैंक में जाओ 20,000 का लोन आपको बगैर गारंटी के मिलेगा, आसान किस्तों पे मिलेगा। तो मैं अपने देशवासियों से मैं यही कहना चाहूँगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी जो आपके मन में भाव आ रहा है मैंने ये करना है, आप वही काम करो, उसमें आपको भगवान कामयाबी देगा। गोवर्धन यादव, व्यापार प्रबंधन और विस्तार की जिम्मेदारी। गोवर्धन यादव ने दूरदृष्टि से व्यापार के विभिन्न पहलुओं को समझा और श्री कृष्णा पिकल्स को एक सफल ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में यह कंपनी दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुकी है। जैसे जैसे आपको अवार्ड मिले, जैसे जैसे भारत सरकार से जुड़ने का मौका मिला, तो ये कैसे आपका हो पाया, कैसे कैसे शुरुआत हुई आपकी? भारत सरकार से जो अवार्ड मिले हैं हमने कहीं अप्लाई नहीं किया। जब आप काम करोगे, अपनी मेहनत करोगे, तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे, पैसा अपने लिए कमाओगे, नाम शोहरत दुनिया में होगी, समाज आपको अच्छी नज़र से देखेगा। और आपके पास ज़मीन है, बहुत बाप दादे की ज़मीन है, आप उसको बेच के बड़ी गाड़ी लाओगे, महल बनाओगे, और कोई भी नशा करके दारू पी के आप लेटोगे तो समाज आपको बुरी नज़र से देखेगा। जबकि आप अपना खर्चा कर रहे हो, अपने पैसा खर्चा कर रहे हो, समाज की नज़रों में आप गिर जाओगे और आप अपने लिए कमाओगे, समाज के लिए प्रेरणा बनोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप काम करोगे आपको हर आदमी प्रशंसा करेगा। जब सबसे पहला ये दूरदर्शन में एक मैडम होती थी निर्मल धनखड़, उसकी जो सबसे पहले उन्होंने ढूंढते ढूंढते हमारे पास खेत में आई थी और दैनिक जागरण वाले आए थे। तो हम तो डर गए थे, भैया ये क्या पूछेंगे, हमें तो क्या से। आज जो हमारे पे जो प्रकाश डाला है, ये आप लोगों ने हमें जो है ना प्रकाश डाला है। हम तो काम बहुत पहले से कर रहे थे, जो आप लोगों ने जो ये अपने चैनलों के माध्यम से जो हमें जमीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया है। कृष्णा यादव, मेहनत और समर्पण की मिसाल। कृष्णा यादव ने इस व्यवसाय को खड़ा करने में अपनी मेहनत और लगन से अहम भूमिका निभाई। उनकी सफलता को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उन्हें यूपी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2025 में 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया।
इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा। तो 95 की बात आपने की, तो उस समय पर कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। महिलाएं घूंघट में रहती थीं। अगर शादी कहीं हो रही है तो उसके हाथ भी दिखते नहीं थे, मुंह की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे में आपने अपनी पत्नी को आगे बढ़ने यानी सशक्त बनने में किस प्रकार से साथ निभाया और क्या लगा आपको कि मुझे ऐसा करना चाहिए? जब हमारी शादी हुई 1986 में, तो मेरी वाइफ कहने लगी, यूँ बोली जी मेरा बड़ा पढ़ने को मन होता था और गांव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। गांव में कोई स्कूल है, 1-2 क्लास चले गए, लेकिन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो बोलती थी मैं स्कूल के बाहर खड़े होके एक प्रार्थना होती थी, वो मैं नाम भूल गया उसका, वो कभी अभी आपके चैनल पर कभी बोलेंगी तो वो बताएंगे। तो वो मेरे को लगा कि मैं अपने नाम से कुछ काम ऐसा करूँगा, तो मैं तो बाहर घूमता रहता हूँ, कभी साइकिल लेके कभी मोटरसाइकिल लेके, ये तो बेचारी घर में ही रहती है। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया, मैं अपनी वाइफ के नाम से ही शुरू करूँगा, मैं अपनी वाइफ के नाम से शुरू करूँगा और इनकी बदौलत बच्चों में संस्कार हैं, बच्चे पढ़ाने लिखाने, क्योंकि हम तो नौकरी में रहे और बाहर रहे, जो बच्चों को पढ़ाना लिखाना उनको जो संस्कार देना मेरी वाइफ का है। और वो 1 क्लास भी स्कूल नहीं गई। बोली जब हम निकल के जाते थे स्कूल के सामने से, मेरा बड़ा मन होता था, मैं हो गई जब 9-10 साल की, तो मैं अपने पिताजी को बोलती थी, पिताजी मेरा बड़ा पढ़ने को मन करता है, बेटी अब तो तू बड़ी होगी, अब नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे को ये था कि भाई चलो, इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन हम अपने बच्चों को जब तक वो बोलेंगे तब तक पढ़ाएंगे, उन पे हम कोई दबाव नहीं देंगे कि भाई तुम शादी कर लो, तुम नौकरी करो। तो मेरी बेटी आज 32 साल की हो गई है और अभी भी वो सिविल की तैयारी कर रही है। छोटा वाला बेटा मेरा इसमें CISF में सब इंस्पेक्टर है और गांव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। गांव में कोई स्कूल है, 1-2 क्लास चले गए, लेकिन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो बोलती थी मैं स्कूल के बाहर खड़े होके एक प्रार्थना होती थी, वो मैं नाम भूल गया उसका, वो कभी अभी आपके चैनल पर कभी बोलेंगी तो वो बताएंगे। तो वो मेरे को लगा कि मैं अपने नाम से कुछ काम ऐसा करूँगा, तो मैं तो बाहर घूमता रहता हूँ, कभी साइकिल लेके कभी मोटरसाइकिल लेके, ये तो बेचारी घर में ही रहती है। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया, मैं अपनी वाइफ के नाम से ही शुरू करूँगा, मैं अपनी वाइफ के नाम से शुरू करूँगा और इनकी बदौलत बच्चों में संस्कार हैं, बच्चे पढ़ाने लिखाने, क्योंकि हम तो नौकरी में रहे और बाहर रहे, जो बच्चों को पढ़ाना लिखाना उनको जो संस्कार देना मेरी वाइफ का है। और वो 1 क्लास भी स्कूल नहीं गई। बोली जब हम निकल के जाते थे स्कूल के सामने से, मेरा बड़ा मन होता था, मैं हो गई जब 9-10 साल की, तो मैं अपने पिताजी को बोलती थी, पिताजी मेरा बड़ा पढ़ने को मन करता है, बेटी अब तो तू बड़ी होगी, अब नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे को ये था कि भाई चलो, इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन हम अपने बच्चों को जब तक वो बोलेंगे तब तक पढ़ाएंगे, उन पे हम कोई दबाव नहीं देंगे कि भाई तुम शादी कर लो, तुम नौकरी करो। तो मेरी बेटी आज 32 साल की हो गई है और अभी भी वो सिविल की तैयारी कर रही है। छोटा वाला बेटा मेरा इसमें CISF में सब इंस्पेक्टर है और गांव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। गांव में कोई स्कूल है, 1-2 क्लास चले गए, लेकिन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो बोलती थी मैं स्कूल के बाहर खड़े होके एक प्रार्थना होती थी, तो वो बिजनेस है, उसको लेना देना नहीं है। तो मैंने अपनी पत्नी को इसीलिए आगे किया, इनको जो मान सम्मान मिलेगा, बड़े मंचों पे बुलाया जाएगा, ये मेरी सोच थी कि जब ये काम करेंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा और कहीं जाने का मौका मिलेगा तो मैं इनके साथ जा सकता हूँ, ये मेरे साथ नहीं जा सकती कि मैं अपनी पत्नी को भी लेके जाऊँगा। श्री कृष्णा पिकल्स की विशेषताएं: शुद्धता और गुणवत्ता। सभी उत्पाद प्राकृतिक सामग्री से बनाए जाते हैं और उनमें किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व नहीं मिलाए जाते। विस्तृत उत्पाद श्रृंखला, अचार, मुरब्बा, जैम, कैंडी, जूस आदि 150 से भी ज्यादा प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। स्वरोजगार के अवसर: इस कंपनी ने हजारों महिलाओं और किसानों को रोजगार प्रदान किया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। बाजार में मजबूत पकड़: श्री कृष्णा पिकल्स आज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। ये उसी टाइम की तस्वीर है जी। जब मैंने रोड के किनारे बैठना शुरू किया था। यहाँ से
ये दीवार है फार्म हाउस की, जी इसमें ये डब्बे रखे हैं, ये बेर रखे हैं, ये गोभी रखी है, ऐसे जंग। ये मैंने इसलिए खिंचवाई थी कि मैं यादें रहे। यादें नहीं, यादों के लिए नहीं था ये, कि मेरे पास ट्रक थे, कार थी, 2 मकान थे, मेरे बच्चे पढ़ लिख के जब अफसर बन जाएंगे तो मैं बोलूँगा भैया मुसीबत में मैंने ये काम किया था। ऐसा नहीं मालूम था कि ये एक जो मिसाल बन जाएगा, निशान बन तो मैंने जाएगा। ये तो इसलिए मैंने ये खिंचवाया। और मैं नजफगढ़ में फोटोग्राफर होता था, ये कपिल फोटो स्टूडियो सोम बाजार में, और कोई फोटोग्राफर नहीं था, तो आज वो मिसाल बन गया है। तो लोग बोलते हैं कि भाई कामयाब पुरुष के पीछे और पत्नी का हाथ होता है, जी और हमारे को मतलब अब लोग बोलते हैं कि ये पहला ऐसा वो है जो इनकी वाइफ के पीछे इनके पति का हाथ है। कहीं ना कहीं कोई आगे नहीं लाने महिलाओं देता। को सशक्त हाँ। बनाने में अगर कोई ऊर्जा का, प्रेरणा का स्रोत अगर कोई बना है, तो मैं समझता हूँ कि श्रीमती कृष्णा जी, जो कि श्री कृष्णा पिकल्स की ध्रुव तारा है, उन्होंने इसको चमकाया है और इस पर बारीकी से मेहनत की है। लेकिन इस पूरे प्रांगण में, क्योंकि आप दोनों बहुत बिजी रहते होंगे, बहुत छोटे लेवल से इसको बड़े लेवल तक लेकर आए हैं कारोबार को, तो इसी बीच में आप अपने बच्चों को जो परवरिश दे रहे थे, पढ़ाई करा रहे थे, जैसा कि अभी आपने बताया, तो क्या कैसे समय दे पाते थे आप, क्योंकि बिजनेस को भी समय देना था और यहाँ भी? मेरी वाइफ हाथ से कूट के मसाले डालती थी जी बच्चों को सुबह 7 बजे तैयार करके स्कूल के लिए, जी और मेन रोड पे आते थे। बीएसएफ के जो भी अफसर रहे कमांडेंट, जी उन्होंने मेरे को बड़ा प्रमोट किया। फार्म के बाहर खड़े हो जाते थे, जहाँ मेरी अचार की गाड़ी आज भी लगी हुई है। जी तीनों बच्चों को बस बीएसएफ की बैठा के ले जाती, उधर से आते समय इधर छोड़ती, जहाँ से वहाँ तक पैदल चले जाते थे अंदर। तो मेरे को सभी समाज ने मेरी मदद की है, और आप लोगों ने काफ़ी मदद की है हमारे साथ में। आप लोगों का सबसे ज़्यादा वो बनता है, आप लोगों ने जो मेहनत की हमारे साथ में। भविष्य की योजनाएं। गोवर्धन यादव और श्री कृष्णा यादव अब अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वे अपने व्यवसाय का विस्तार करके ग्रामीण महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि भारतीय पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण विधियों को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। तो कहीं ना कहीं जब भगवान के अंदर भक्ति में भाव रखता है इंसान और अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाता है, तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से दिल्ली तक का सफर, और दिल्ली से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तक का सफर तय किया है गोवर्धन सिंह यादव जी ने और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा जी। मेरी वाइफ को ये कांग्रेस के टाइम में 2011 में चैंपियन एक अवार्ड निकला था, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में शरद पवार कृषि मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने दिया। पहली बार वो अवार्ड शुरू हुआ था, चैंपियन अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार था, वो मेरी वाइफ को मिला। और इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला, भारत सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार दिया। और एक पहली बार शुरू हुआ था पंडित दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार, वो 2016 में, डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार ये इसमें मोदी सरकार में शुरू हुआ था, पंडित दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार। जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके नाम से पंडित दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ था, राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार मेरी वाइफ को मिला। और ये योगी आदित्यनाथ उस टाइम में सांसद थे गोरखपुर से, उनके हाथों से वो पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार था, चैंपियन अवार्ड हो गया। और इनको भारत सरकार ने कांग्रेस के टाइम में इनको एक फेलो फार्मर, वो पीएचडी की उपाधि होती है, वो मेरी वाइफ कृष्णा यादव को मिला, डॉक्टर की उपाधि वो मिलती है, फेलो फार्मर अवार्ड था, वो राष्ट्रीय पुरस्कार था, वो मिला। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय पुरस्कारों का नाम मेरे को याद नहीं है। 2013 में वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, 9/9/2013 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात गांधीनगर में 51,000 का पुरस्कार दिया। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री बने, 29/7/2014 को राष्ट्रीय पुरस्कार एनजी रंगा पुरस्कार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया। और अभी जल्दी में बिल्कुल लेटेस्ट इनको 24 जनवरी
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर यूपी गौरव सम्मान, यूपी रत्न, इनको 11 लाख का पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उन्होंने यूपी रत्न से सम्मानित किया है। 11 लाख का पुरस्कार था। तो ये सभी समाज का पुरस्कार है, ये कृष्णा यादव का अकेले का नहीं है, ये पूरे भारत की जितनी भी बहन बेटी जीएनएम को देख रही हैं वो कोशिश करें तो सब कृष्णा यादव का मुकाम छू सकते हैं। हिम्मत और लगन होगी, आप ईमानदारी से काम करोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। गोवर्धन यादव और कृष्णा यादव की ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। श्री कृष्णा पिकल्स आज केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि संघर्ष, आत्मनिर्भरता और सफलता की मिसाल बन चुका है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें अवसर में बदलने का हौसला रखते हैं। उनकी मेहनत, निष्ठा और सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2025 में कृष्णा यादव को यूपी रत्न अवार्ड और 11 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया। ये उनके कठिन परिश्रम और व्यवसाय में योगदान को पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोवर्धन यादव और कृष्णा यादव की प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि यदि मन में संकल्प हो तो कोई भी बाधा आपकी सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। जीएनएन हमेशा कोशिश करता है कि उसके जो दर्शक हैं वो हमारी खबर देखें और उससे प्रेरणा लें, क्योंकि हम खबर जो दिखाते हैं उसका कहीं ना कहीं ऐसा स्रोत मिलता है जिससे आप अपने जीवन की लीला में आप उसको भाग बना सकते हैं। और खासकर जब ऐसे पॉडकास्ट हों, ऐसी न्यूज़ हों जिनसे आपको शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, और जहां बात महिला शक्ति की करते हैं तो देखिए महिला शक्ति और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत अगर कोई है तो वो श्रीमती कृष्णा जी हैं, जिन्होंने छोटे स्तर से उठकर इतने बड़े स्तर पर पहुंचने की कोशिश की और वो कामयाब हुई। और इन्हीं कोशिशों के साथ अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आपको जीवन में लाभ जरूर मिलेगा, आप आगे जरूर बढ़ेंगे और आपके सपने जरूर पूरे होंगे, जैसा कि श्रीमती कृष्णा यादव जी और गोवर्धन सिंह यादव जी के साथ जब हम बैठे हुए हैं तो देखिए यहाँ बहुत सारा ये पूरा भरा हुआ है रूम और बहुत सारी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। बहुत सारे यहाँ गौरव अवार्ड मिले हुए हैं भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, अन्य राज्यों की सरकार ने भी इनको माना है। और साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली में जो पढ़ाई होती है उनकी किताबों में भी कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो श्री कृष्णा पिकल्स की कहानियां उसमें भी बच्चों को प्रेरणा के लिए बताई जाती हैं। जीएनएन न्यूज के लिए ओमपाल प्रसाद, नमस्कार।